मतलब इजराइल का मोसाद एजेंसी इतना डेंजरस है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर ईरान के ऑफिशियल्स बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं तो उनमें एक मोसाद का एजेंट बैठा हुआ होता है। इनके रेसिडेंस के नीचे 90 से 100 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए थे और जो ऑफिशियल्स इनसे मिलने जाते उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाया जाता था ताकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चले। ये एजेंसी कितने पावरफुल और डेंजरस होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इन्होंने केवल अली खामेनी को मारने के लिए तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरास को हैक किए हुए थे। They hacked nearly all the traffic cameras in Tehran. हर फोन कॉल्स, हर मूवमेंट्स, हर मीटिंग सब कुछ ट्रैक हो रहा था। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसेस थे वो सब निशाने पर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट करके बताया कि खामेनी वन ऑफ द मोस्ट एविल पर्सन इन द हिस्ट्री इज डेड। Ali Khamenei, one of the most evil person in the history, is dead. एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 बॉम्ब उस कंपाउंड पर गिराए गए जिनमें खामेनी अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, वो भी सिर्फ 60 सेकंड में। देखिए, अली खामेनी कोई साधारण इंसान नहीं था। इसने ईरान को करीब 4 दशकों तक आयरन फर्स्ट से रूल किया था, यूएसए और इजराइल से लड़ते हुए, अपने देश में डिसेंट को कुचलते हुए और एक कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। ये 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन का हिस्सा थे, वो रेवोल्यूशन जिसने ईरान के शाह को उखाड़ फेंका था और एक थियोक्रेटिक यानी रिलीजियस गवर्नमेंट को पावर में लाया था। पहले खामेनी ने ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, फिर जब 1989 में रिवोल्यूशनरी लीडर अयतुल्ला खोमेनी की मौत हुई तो खामेनी सुप्रीम लीडर बन गए। सुप्रीम लीडर का मतलब समझो, ईरान में प्रेसिडेंट नहीं, सुप्रीम लीडर ही सबसे ऊपर होता है। आर्मी, जुडिशरी, मीडिया, फॉरेन पॉलिसी सब कुछ अल्टीमेटली इन्हीं के कंट्रोल में था। रिलीजियस लेजिटिमेसी, आर्म फोर्सेस की कमांड और अल्टीमेट पॉलिटिकल आर्बिट्रेशन सब कुछ इसी एक ऑफिस में कवरेज होता था। यानी खामेनी सिर्फ एक नेता नहीं थे, ये ईरान के सब कुछ थे। और इस आदमी ने पिछले 35 सालों में एक काम बड़े कंसिस्टेंटली किया, अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन बताना और इनके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ना। नेतन्याहू ने इनकी मौत के बाद कहा 47 ईयर से अयतुल्ला रिजीम ने डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए, हमारा खून बहाया, कई अमेरिकन को मारा और अपने भी लोगों को मारा। खामेनी की स्ट्रेटजी सिंपल थी, डायरेक्टली इजराइल या अमेरिका से मत लड़ो, लेकिन इनके चारों तरफ ऐसे ग्रुप्स को फंड करो और ट्रेन करो जो इनकी नींद हराम करते रहे। इस नेटवर्क को कहते थे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। लेबनान में हिजबुल्ला था, खामेनी का सबसे ट्रेंड, सबसे कैपेबल प्रॉक्सी। गाजा में हमास था, यामीन में हाउथीज थे, इराक में कई ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज थे, सीरिया में बशर अल असद का रिजीम था जिसे ईरान सपोर्ट करता था। इन सब को खामेनी पैसा देता था, वेपन्स देता था, ट्रेनिंग देता था और बदले में ये ग्रुप्स इजराइल पर रॉकेट्स दागते थे, अमेरिकन फोर्सेस पर अटैक करते थे और रीजन में ईरान की प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग रखते थे। खामेनी कोई आम लीडर नहीं थे। 86 ईयर्स के इस ओल्ड रिलीजियस लीडर के पास इतनी पावर थी कि ईरान की गवर्नमेंट, मिलिट्री, जुडिशरी सब कुछ इनके इशारों पर चलता था। ये ईरान के असली बॉस थे। प्रेसिडेंट तो बस एक चेहरा था, असली फैसले खामेनी के ऑफिस से लिए जाते थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और बसीर जैसे लाखों आर्म्ड वॉलंटियर्स इनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन सच तो ये था कि इस बूढ़े लीडर की पावर अब खतरे में थी। पिछले 1 साल से ईरान में हालात बेकाबू होते जा रहे थे। करेंसी यानी रियाल की वैल्यू तेजी से गिर रही थी, इन्फ्लेशन स्काई हाई था, लोगों को खाने की बेसिक चीज़ें खरीदना भी मुश्किल हो गया था। दिसंबर 2025 में जब रियाल की वैल्यू और क्रैश हुई तो तेहरान की ग्रैंड बाजार में शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी और सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगी। ये छोटी मोटी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी, धीरे धीरे पूरे ईरान के 31 प्रोविंस में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिलीज, वर्कर्स, सब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। जो चीज़ सबसे डरावनी थी वो ये थी कि लोग अब सिर्फ इकोनॉमी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोल रहे थे, ये तो इस्लामिक रिपब्लिक को ही खत्म करने की मांग कर रहे थे। एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स चारों तरफ गूंज रहे थे। खामेनी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। 2009 में, 2019 में, 2022 में भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे और हर बार इन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर दिया था, प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाओ। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, सैकड़ों लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया गया, इंटरनेट काट दिया गया ताकि लोग ऑर्गेनाइज ना हो सके। लेकिन इस बार मामला अलग था। जनवरी 2026 में जब रेजा पहलवी ने, जो ईरान के लास्ट शाह के बेटे थे, इन्होंने सभी ईरानियन को एक साथ प्रोटेस्ट करने को कहा तो 8 जनवरी को तेहरान की सड़कों पर 15 लाख लोग उतर आए। अगले दिन पूरे कंट्री में 50 लाख डेमोन्स्ट्रेशन सड़कों पर थे। रिजीम ने जो किया वो बेहद ब्रूटल था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर जमकर फायरिंग की।
ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने बताया कि कम से कम 7,000 लोग मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये नंबर 36,000 तक बताया गया। ये मॉडर्न ईरानियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैसेक्रे था, लेकिन वॉशिंगटन और तेल अवीव में बैठे लोग इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जो 2025 में दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे, इनके लिए ईरान एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन था। अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी के टाइम में इन्होंने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था और ईरान पर हेवी सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन अब जब ये दोबारा व्हाइट हाउस में आए तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ईरान के साथ अब डिप्लोमेटिकली डील करने का टाइम खत्म हो गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन बहुत पहले से चल रहे थे। इजराइल और अमेरिका को ये डर था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। खमेनी हमेशा कहते थे कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस पर भरोसा नहीं था। मार्च 2025 में ट्रंप ने खमेनी को एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने क्लियर वार्निंग दी थी, या तो ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन में बैठे और डील करे, वरना सीरियस मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही ट्रंप ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को जीरो तक लाने की कसम खाई। अगले कुछ महीने डिप्लोमेटिक चेस गेम की तरह थे। ओमान की मेडिएशन में ईरान और अमेरिका के बीच कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए। ईरान की डिमांड थी कि सैंक्शंस हटाए जाए, यूरेनियम एनरिचमेंट करने का राइट दिया जाए। अमेरिका की डिमांड थी पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो, बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करना बंद करो और हमास हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को सपोर्ट देना बंद करो। लेकिन बातचीत कहीं नहीं पहुंच रही थी। मई 2016 में जब ट्रंप ने ईरान को एक नया न्यूक्लियर प्रपोजल भेजा तो खमेनी ने उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ट्रंप को झूठा बताया और कहा कि इजराइल एक कैंसरियस ट्यूमर है जिसे खत्म करना होगा। और इन सब चीज़ों से ट्रंप का पैशन सब खत्म हो रहा था। जून 2025 में इन्होंने मिलिट्री ऑप्शन चुन लिया और 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर मैसिव एयर स्ट्राइक किए। फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर बॉम्ब्स गिराए गए। इजराइल भी साथ था इस ऑपरेशन में। हालांकि ये तो बस शुरुआत था, क्योंकि 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और ईरान पर पूरी तरह से अटैक कर दिया। 200 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। ये सिर्फ बिल्डिंग्स को ही नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री लीडर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी सिस्टमेटिकली एलिमिनेट कर रहे थे। 12 दिन तक चले इस वॉर में ईरान ने भी जवाब दिया। इसने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए। तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम, हर जगह सायरन्स बज रहे थे। सोरोका मेडिकल सेंटर तक पर मिसाइल गिरे जिसमें कई लोग इंजर्ड हुए। लेकिन इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड्स स्लाइंग, एरो 3, एरो 2 ने ईरान के ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। फिर भी कम से कम 28 इजरायली सिटीजन्स मारे गए और 610 ईरानियन की जाने गई। 24 जून को ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया, लेकिन ये कोई पीस ट्रीटी नहीं था। ये तो बस थोड़ी देर के लिए सांस लेने की जगह थी। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन रिजीम अभी भी पावर में था। खामेनी अभी भी जिंदा थे। इस वॉर के बाद ईरान की इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। ईरानियन रियाल की वैल्यू और गिर गई। सितंबर में यूनाइटेड नेशन ने फिर से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। जो थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही थी वो भी खत्म हो गई। दिसंबर में जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी तो लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा और फिर वो मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए जिनकी हमने बात की। वॉशिंगटन में ट्रंप और इनके एडवाइजर ने देखा कि ईरान इंटरनली कमजोर हो गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी क्रैश कर रही है, लोग रिजीम के खिलाफ है। ट्रंप ने पब्लिकली खामनी को सिक मैन कहना शुरू कर दिया और ईरानियन पीपल को एनकरेज किया कि ये अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे। इन्होंने क्लियर कर दिया अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है ईरान में। तेल अवीव में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी सेम लाइन पर थे। इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास ये सब ईरान के फंडेड और ट्रेंड ग्रुप्स थे जो इजराइल को टारगेट करते रहते थे। नेतन्याहू को लग रहा था कि अगर खामेनी को हटा दिया जाए तो पूरा ईरान रिजीम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन खामेनी को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लीडर्स में से एक थे। इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि इमेजिनेशन से बाहर थी। इनके रेसिडेंस के नीचे 90 से 100 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए थे, सबवे सिस्टम से भी ज़्यादा गहरे। मल्टी टनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे जो एक अंडरग्राउंड नर्व सेंटर बनाते थे। ईरान की सबसे फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो से भी ज़्यादा सिक्योर थी ये जगह। खामेनी रेयरली पब्लिक में दिखते थे। जब भी ये कहीं जाते थे तो इनके साथ 100 सब सिक्योरिटी पर्सनल होते और जो ऑफिसर्स इनसे मिलने जाते उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाया जाता था ताकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चले। सैटेलाइट इमेजरी से फरवरी 2026 में ये कंफर्म हुआ कि तेहरान और इस्फहान में कई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एंट्रेंस को जानबूझकर बरी कर दिया गया था ताकि एरियल बंकर बस्टर स्ट्राइक को डिफिकल्ट बना दिया जाए। लेकिन CIA और मुसाद अलग लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। मंथ से ये एजेंसीज खामेनी की हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे।
जून 2025 के 12 डे वॉर के दौरान अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस को ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। इन्हें ये समझ आ गया था कि खमेनी और IRGC के कमांडर्स प्रेशर में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे मूव करते हैं। CIA ने मुसाद के साथ मिलकर ईरान के अंदर अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ था। ग्राउंड पर एजेंट्स थे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। साथ ही इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट 8200 जो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट्स में से एक है, इसने तेहरान के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डीपली पेनिट्रेट किए हुए था। मतलब इजराइल का मोसाद एजेंसी इतना डेंजरस है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर ईरान के ऑफिशियल्स बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं तो उनमें एक मोसाद का एजेंट बैठा हुआ होता है। ये एजेंसी कितने पावरफुल और डेंजरस होते हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इन्होंने केवल अली खामेनी को मारने के लिए तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरास को हैक किए हुए थे, और वो भी सालों से। और पेस्चर स्ट्रीट के आसपास के लगभग 1 दर्जन मोबाइल फोन टावर्स के कंपोनेंट्स को इजराइल ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। जरूरत पड़ने पर ये इन टावर्स को डिसरप्ट कर सकते थे, जिससे फोन्स बिजी सिग्नल शो करेंगे और कॉल्स नहीं जाएंगी। खमेनी की सिक्योरिटी डिटेल को वार्निंग नहीं मिल पाएंगी। इजराइल ने सोशल नेटवर्क एनालिसिस नाम की एक मैथमेटिकल टेक्निक यूज की, जिससे ये बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स को एनालाइज कर पाए। हर फोन कॉल्स, हर मूवमेंट्स, हर मीटिंग, सब कुछ ट्रैक हो रहा था। CIA के ऑफिसर्स डेली ब्रीफिंग में इस सारे डेटा को डाइजेस्ट करते थे और खामेनी के पैटर्न समझने की कोशिश करते थे। मंथ की इस पैटर्न सर्वेलेंस के बाद CIA को खामेनी की हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। इन्हें ये भी पता चल गया था कि कौन से लोकेशन पर सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स रेगुलरली मीटिंग के लिए गैदर होते हैं। और फिर आई वो क्रूशियल इंटेलिजेंस जिसने सब कुछ बदल दिया। फरवरी के लास्ट वीक में CIA को पता चला कि 28 फरवरी को सैटरडे मॉर्निंग को तेहरान के सेंट्रल एरिया में एक गवर्नमेंट कंपाउंड में ईरानियन रिजीम के टॉप ऑफिशियल्स की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खमेनी खुद इस मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। नॉर्मली खमेनी इतने सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक ही जगह पर नहीं होते थे, लेकिन ईरान इंटरनली इतना अनस्टेबल हो गया था, प्रोटेस्ट इतने मैसिव हो गए थे कि लीडरशिप को एक साथ बैठकर क्राइसिस मैनेजमेंट करनी पड़ रही थी। इसलिए CIA ने ये इंटेलिजेंस इमीडिएटली इजरायली काउंटर पार्ट्स के साथ शेयर की। टेल अवीव और वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। एक प्लान बनाया जा रहा था, एक ऐसा प्लान जो मिडल ईस्ट की हिस्ट्री बदल देगा। ओरिजिनली तो प्लान ये था कि नाइट टाइम में स्ट्राइक किया जाए, लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन मिली कि खामेनी सैटरडे मॉर्निंग को उस कंपाउंड में होंगे, तो प्लानर्स ने डिसाइड किया कि टाइमलाइन को एडवांस करना होगा। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की जा सकती थी। अगर खामेनी को पता चल गया कि इंटेलिजेंस लीक हो गई है, तो ये फिर कभी इतने एक्सपोज्ड पोजीशन में नहीं आएंगे। हालांकि 27 फरवरी को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर नेगोशिएशन की एक और राउंड चल रही थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बदर अलबुसैदी ने अनाउंस किया था कि एक बैक थ्रू हो गया। ईरान एग्री हो गया कि वो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल नहीं रखेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के फुल वेरिफिकेशन को अलाउ करेगा। लेकिन वॉशिंगटन में ट्रंप सेटिस्फाइड नहीं थे। इन्हें लग रहा था कि नेगोशिएशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। एक्चुअली ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया है। फ्लोरिडा के मार इलाकों में ट्रंप अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठे हुए थे। पेंटागन और CIA के टॉप ब्रास प्रेजेंट थे। इजरायली ऑफिसर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कनेक्टेड थे। रूम में टेंशन फील हो रहा था। एवरीवन न्यू कि अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया महसूस करेगी। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हैरजी हलेवी ने इजरायली एयरफोर्स पायलट को एक हैंड रिटन नोट डिलीवर किया। ऑपरेशन लायन रोवर्स बिगेन, स्ट्राइक योर टारगेट, यू आर मेकिंग हिस्ट्री। उधर पेंटागन में अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के फाइनल डिटेल्स रिव्यू कर रहे थे। USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका के 2 मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के वाटर में पोजीशन में थे। 14 डेस्ट्रॉयर्स टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लोडेड थे। F-35, F-22 रैप्टर्स, F-15E स्ट्राइक ईगल, सभी तरह के एडवांस फाइटर जेट रेडी थे। इजराइल ने भी अपनी पूरी एयरफोर्स को मोबिलाइज कर दिया था। 200 इजरायली फाइटर जेट्स फ्यूल भर रहे थे। पायलट को फाइनल ब्रीफिंग दी जा रही थी। टारगेट लिस्ट फाइनलाइज थे और इसमें खमेनी का कंपाउंड सबसे टॉप प्रायोरिटी टारगेट था, लेकिन साथ में 500 से ज़्यादा दूसरे टारगेट्स भी आइडेंटिफाइड थे पूरे ईरान के 24 प्रोविंस में। और फिर 28 फरवरी 2026 को तेहरान में सुबह के करीब 9:30 पर पेस्चर डिस्ट्रिक्ट में, जो तेहरान का सबसे सिक्योर एरिया माना जाता था, वहाँ गवर्नमेंट कंपाउंड था जहाँ मीटिंग होनी थी। खमेनी वहाँ पहुँच चुके थे। इनके साथ थे कई अदर सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। कंपाउंड के अंदर ये सब एक रूम में बैठे डिस्कशन कर रहे थे। शायद
प्रोटेस्ट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में या फिर अमेरिका और इजराइल के थ्रेट्स के बारे में, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता था कि ऊपर आसमान में क्या होने वाला है। ठीक उसी टाइम इजरायली फाइटर जेट्स ईरानियन एयर स्पेस में एंटर कर चुके थे। अनडिटेक्टेड वीक्स की प्लानिंग, मंथ्स की इंटेलिजेंस गैदरिंग, सब कुछ अब इस एक मोमेंट में क्यूमुलेट होने वाला था। मार इलाकों में ट्रंप और इनके टीम स्क्रीन पर ग्लूड थे, रियल टाइम अपडेट सर्विस कर रहे थे। तेल अवीव में नेतन्याहू भी सेम कर रहे थे। और फिर 9:40 पर तेहरान के टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन की आवाजें पेस्टर डिस्ट्रिक्ट में गूंजी, क्योंकि इजरायली जेट्स ने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स रिलीज कर दिए थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 बॉम्ब उस कंपाउंड पर गिराए गए, जिनमें खमेनी अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, वो भी सिर्फ 60 सेकंड में। और इस तरह अली खामेनी इजरायली यूएस अटैक में मारे गए। आप ये सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, इसमें ईरानियन सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट करके बताया कि खामेनी वन ऑफ द मोस्ट एविल पर्सन इन द हिस्ट्री इज डेड। ईरानियन स्टेट टीवी ने भी इस रिपोर्ट को कंफर्म किया कि खामेनी यूएस इजराइल अटैक में मारे गए, जिसके कारण 40 डेज मॉर्निंग पीरियड डिक्लेयर किया गया है। यानी ईरान की मिलिट्री और सिक्योरिटी की पूरी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग अली खामेनी प्रैक्टिकली एक ही झटके में साफ हो गए यूएस इजराइल अटैक में। लेकिन यूं भी कुछ घंटे नहीं बीते थे कि ईरान का रिटेलिएशन शुरू हो गया। तेहरान के कमांड सेंटर से ऑर्डर जारी हुए, रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्सेस। दोपहर होते होते ईरानियन मिसाइल्स लॉन्च होने लगी, और ये सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं कर रही थी, पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसेस थे वो सब निशाने पर आ गए। मतलब खमेनी मरा तो ईरान चुप नहीं रहा। ईरान ने इजराइल और यूएस एसेट पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक लॉन्च की। कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इराक और ओमान में हर जगह ईरान यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा था। और न केवल यूएस मिलिट्री बेस, बल्कि दुबई और अबू धाबी में लग्जरी होटल और रेसिडेंशियल एरिया भी अटैक किया गया। ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि उसने मिडिल ईस्ट में 27 बेसेस पर अटैक लॉन्च किया है, जहां यूएस ट्रूप्स स्टैंड है। खामेनी की डेथ के बाद से ईरान ने 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ऑलमोस्ट 1000 ड्रोन्स गल्फ के अरब स्टेट पर दागे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड रिटेलिएशन था। अर्बन सेंटर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और होटल सब कुछ हिट हुआ। ईरान ने सिविलियन एयरपोर्ट्स और शिपिंग पोर्ट्स को कुवैत, यूएई और ओमान में स्ट्राइक किया। ब्रिटेन का साइप्रस और अक्रोटरी मिलिट्री बेस भी हिट हुआ। और सबसे बड़ा कदम, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, वो क्रिटिकल वाटरवे जिसे दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि उसने मिडिल ईस्ट में 27 बेसेस पर अटैक्स लॉन्च किया है, जहां यूएस ट्रूप स्टैंड है। हालांकि इनके बीच की टेंशन अभी भी जारी है, अभी भी कई जगहों पर स्ट्राइक की जा रही है दोनों तरफ से। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और उसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बात किया है। आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।